स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में। और ये जो शिक्षण विधियां आज हम आपको बताने वाले हैं, ये प्रत्येक विषय की पेडागोजी में छात्रों ये चैप्टर लगा रहता है कि कौन सी विधियां ऐसी हैं जो शिक्षक केंद्रित हैं। खासकर ये परंपरागत या प्राचीन विधियां कहलाती हैं, जो बहुत पुराने समय से हम जिनके माध्यम से अपने यहाँ शिक्षण व्यवस्था होती आई है। और कौन सी विधियां शिक्षार्थी केंद्रित हैं और कौन सी विधियां जो हैं वो प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, मतलब शिक्षक केंद्रित नहीं है। उनमें शिक्षार्थी और जो आपके संचार के साधन होते हैं, इनके मध्य अंतर क्रिया होती है। छात्रों, ये इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा, आपको शिक्षण विधियों में मुख्यतः क्या पढ़ना होता है, पहले आप इस चीज को समझ लो और इसके आप नोट्स तैयार कर लेना। सबसे पहले तो विधियों में, शिक्षण विधियों में यह समझना होता है कि कौन सी शिक्षक केंद्रित है, कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित है। दूसरे नंबर पे आपको यह समझना होता है कि कौन सी विधियां परंपरागत या प्राचीन है, कौन सी विधियां नवीन है और कौन सी नवीनतम है। आज का मैटर हमारा ये नहीं है, हम दूसरे वीडियो में आपको ये प्राचीन विधियां, नवीन विधियां और नवीनतम विधियों के बारे में बताएंगे, शिक्षण विधियों के बारे में। हालांकि नवीनतम जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं छात्रों, ये उपकरणों पर आधारित होती हैं, प्रोजेक्टर या कंप्यूटर या संचार बेस्ड होती हैं। और तीसरे नंबर पे छात्रों आपको पढ़ना होता है कि जैसे अलग अलग शिक्षण की विधियां पूछी जाती हैं कि गणित शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी हैं, पर्यावरण शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी हैं, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी हैं, भाषा शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी हैं। इस प्रकार से एक वीडियो हम आपको इस पर भी लाएंगे। और छात्रों, इसके बाद जो शिक्षण विधियों में जो अगली बात पूछी जाती है, वो ये पूछा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं में कौन सी शिक्षण विधियों से बच्चों को अधिगम करवाना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर कौन सी शिक्षण विधियों से अधिगम करवाना चाहिए। इस टाइप से हायर सेकेंडरी स्तर पर, हाई स्कूल लेवल पर ये शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं। फिर छात्रों, शिक्षण विधियों के जनक पूछे जाते हैं और शिक्षण विधियों के गुण दोष भी हमें पढ़ना होते हैं। और मुख्यतः ये भी पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं कि कौन सी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उनके कौन से कॉन्सेप्ट की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी या सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है। जैसे व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे इस पे हम अलग वीडियो ला देंगे, बिल्कुल चुने हुए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए। बस आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है छात्रों। आज का जो हमारा विषय है, हम पहले इस पे आ जाते हैं। ये है, हम आपको शिक्षण विधियों के बारे में बता रहे हैं और ये हम शुरू में बता चुके कि आज हम आपको शिक्षक केंद्रित विधियां, शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित विधियां या तकनीकी आधारित विधियों के बारे में बताएंगे। छात्रों, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है छात्रों। देखते हैं ये जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि शिक्षक केंद्रित विधियां क्या होती हैं। तो शिक्षक केंद्रित विधियों में छात्रों, शिक्षक जो है ये सक्रिय भूमिका इसकी रहती है, शिक्षक को ही करना होता है जो कुछ करना होता है। शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी होते हैं वो इसमें निश्चिंत होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वही हमने यहां लिखा है कि शिक्षक का इसमें प्रमुख स्थान होता है, इसमें शिक्षार्थी का स्थान गौण होता है, मतलब न्यून स्थान होता है। शिक्षार्थी को ज्यादा सक्रिय नहीं रहना पड़ता, शिक्षक इसमें सक्रिय रहते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। पर छात्रों, ऐसी समस्त विधियां जो शिक्षक केंद्रित होती हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी विधियों को हम अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐसी विधियों से अधिगम करवाना उचित नहीं है, क्योंकि उचित अधिगम क्या कहलाता है, जब कक्षा का प्रत्येक छात्र आपके अधिगम में हिस्सा ले, उसकी उसमें साझेदारी हो, वो सक्रिय रहे, उसको अपनी जवाबदारियां पता हो, ऐसी विधियां श्रेष्ठ होती हैं। तो ये शिक्षक केंद्रित विधियां अमनोवैज्ञानिक होती हैं और वर्तमान में इन विधियों की मान्यता नहीं है। हालांकि भले हम ये कह रहे हैं, पर ये जैसे हमने यहाँ व्याख्या विधि या व्याख्यान मेथड, जो लेक्चर मेथड हमने यहाँ लिख रखा है, हालांकि ये लगभग एक ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ये हालांकि सबसे प्राचीन विधि है, सबसे सस्ती विधि है और सबसे ज्यादा विधियों में
यही विधि सर्वश्रेष्ठ है, व्याख्या विधि। और आप किसी भी विधि का उपयोग कर लो, व्याख्या विधि के बगैर आपका अधिगम संभव नहीं हो पाता। तो पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। पहली जो विधि है व्याख्या विधि है, ये प्राचीन विधि है। आप समझ रहे होंगे, इसमें शिक्षक बोलता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बच्चों की साझेदारी भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती। छात्रों, यही व्याख्या का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आप कक्षा में ले गए हो, कोई भी आप ग्लोब बच्चों के सामने ले गए हो, फिर आप ग्लोब की व्याख्या कर रहे हो, मतलब यहाँ टीचर्स लर्निंग मटेरियल होना आवश्यक है, ये व्याख्या विधि कहलाती है। दूसरी जो हमने लिखा है व्याख्यान विधि, ये लेक्चर मेथड ही कहलाती है स्पेशली। इसमें टीचर्स लर्निंग मटेरियल हो या ना हो ये आवश्यक नहीं होता है। इसमें तो केवल शिक्षक बोलता रहता है, विद्यार्थी चाहे सो जाएं, निष्क्रिय रहते हैं विद्यार्थी, ये व्याख्यान विधि कहलाती है। तो चूंकि देखो, इन सभी विधियों में शिक्षक को ही मेहनत करना है, शिक्षक ही करेगा जो कुछ करेगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे। आप समझ सकते हो। वर्णन विधि, किसी भी घटना, किसी विषय वस्तु का वर्णन करना है तो कौन करेगा वर्णन? शिक्षक ही करेगा, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे। तो वर्णन विधि। फिर प्रश्नोत्तर विधि, भाई प्रश्न कौन करेगा? शिक्षक ही बच्चों से प्रश्न पूछेगा, तभी बच्चे सक्रिय रहेंगे कक्षा में। तो इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि, ये भी शिक्षक केंद्रित हो गई। प्रदर्शन विधि, शिक्षक जब बच्चों को कक्षा में कुछ पढ़ाने वाला होता है, कुछ बताने वाला होता है, तो पहले जो भी टीचर्स लर्निंग मटेरियल वो ले जाता है उसका प्रदर्शन करता है, उनके बारे में बताता है, उनकी व्याख्या करता है। इस प्रकार ये प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित हो गई, पहले शिक्षक प्रदर्शन करेगा। इसी प्रकार ये कहानी विधि है। कहानी विधि में कहानी के माध्यम से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो शिक्षक ही कहानी सुनाता है, विभिन्न प्रकार की कहानी बना करके बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल करता है। फिर इसके बाद छात्रों यहाँ लिखा है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है छात्रों, इसमें क्या होता है कि पहले शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर शिक्षक 8-8, 10-10 छात्रों की टोली बना करके उनको इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षित करता है। और पूरे पाठ को ना लेकर, पाठ के या किसी अध्याय के एक हिस्से को लेकर शिक्षक उस टोली में, बच्चों के उस समूह में जब तक बताता रहता है तब तक बच्चों को प्रशिक्षित करता रहता है, जब तक कि हर एक छात्र ट्रेंड ना हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि। छात्रों, विधियों के बारे में हम बताएंगे आपको आगे जाके, उनके गुण, उनकी दोष, ठीक है, किसने, कौन इसका जनक है, सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, इस विधि से क्या सबसे अच्छे से आप पढ़ा सकते हो, ये सब हम आपको बताएंगे। व्याख्यान विधि पर चर्चा हो गई थी। इसके बाद निरीक्षण या अवलोकन विधि। कभी कभी शिक्षक क्या करता है कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे होते हैं कक्षा में या खेल परिसर में, मतलब कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी, शिक्षक देख रहा होता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है या किस छात्र की कितनी प्रोग्रेस है, उसने अपने अधिगम को कितना सीख लिया है। तो ये शिक्षक निरीक्षण करता है, इसलिए शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत ही आ जाता है। छात्रों, आप ध्यान रखना, इन विधियों के अलावा कभी भी आपसे, जो हमने लिख रखी है ये 8 विधियां हैं, इन विधियों के अलावा कभी भी आपको कोई विधि आ जाए तो उसको आप शिक्षार्थी केंद्रित ही कहना, शिक्षक केंद्रित नहीं करना, शिक्षक केंद्रित यही विधियां होती हैं। अब हम छात्रों देखते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियों के बारे में। मतलब हालांकि जो ये अपनी बाल केंद्र शिक्षा चलती है, वो बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत ये पूरी विधियां आ जाती हैं। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में क्या होता है कि विद्यार्थी सक्रिय रहता है, शिक्षक निष्क्रिय रहता है। और जो विद्यार्थी केंद्रित विधियां होती हैं, ये मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ होती हैं। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं विधियों को अपनाया जाता है और शिक्षक से ये प्रयास करवाया जाता है कि अधिकांशतः शिक्षक इन्हीं विधियों का उपयोग करें। छात्रों, ये हमने लिखने का प्रयास किया है, लगभग 17-18 विधियां यहाँ 17-18 नहीं, और ये खेल विधि भी इसी में आ जाती, लगभग 20-22 विधियां हमने यहाँ लिखकर लिखी हैं। तो ये सभी, अच्छा, अब यहां से प्रश्न कैसा आएगा? वही बिल्कुल, आप तो अभी हाल तो हम इतना ही बताना चाह रहे हैं आपको, केवल इतना प्रश्न आएगा आपको कि तकनीकी आधारित विधि कौन सी है, विद्यार्थी केंद्रित विधि कौन सी है निम्न में, या शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है। बस दिमाग में आपके ये बात आ जाए, पर्याप्त है इस वीडियो में। हम चलते हैं छात्रों प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि। आपने देखा होगा छोटी छोटी कक्षाओं से लगा करके वो बड़ी कक्षाओं तक बच्चों को सक्रिय रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, बच्चों से टीचर कह देता है कि प्रोजेक्ट बना के लाओ, खासकर साइंस विषय में, सोशल साइंस विषय में।
बच्चे कार्ड शीट पर या किसी महंगी कार्ड शीट पर, अच्छी थर्माकोल आदि की कार्ड शीट पर कुछ प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, कुछ ओरिजिनल चीजें भी लाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजना विधि। किलपैट्रिक हमने बताया था, इसके जनक का वीडियो अलग है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ क्रिया आधारित विधियां। अब यहाँ लिखा है क्रिया आधारित विधियां, मतलब बहुत सी विधि हो सकती है। क्रिया आधारित का मतलब है क्राफ्ट एजुकेशन के अंदर करके सीखना, हस्तशिल्प, मतलब जिसमें बच्चे हाथों से कुछ बनाना सीखें, हाथों से कुछ कार्य करें, बच्चों की खुद कर्मेंद्रियां कार्य करें, वो कहलाती है क्रिया आधारित विधियां। वो सभी, अब क्रिया कौन करेगा, शिक्षक तो ज्यादा क्रिया करेगा नहीं, क्रिया कौन करेगा, विद्यार्थी। तो आप समझ जाओगे ये विद्यार्थी केंद्रित विधियों में आ जाएगा। फिर छात्रों यहां लिखा है मनोवैज्ञानिक विधियां। जितनी भी बाल केंद्रित विधियां होती हैं, मतलब जिनमें शिक्षक बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, यहाँ बहुत सारी ये सब मनोवैज्ञानिक विधियां ही हमने यहाँ लिख रखी हैं छात्रों। तो आप समझ गए होंगे कि मनोवैज्ञानिक विधियां मतलब मनोविज्ञान की दृष्टि से जो श्रेष्ठ विधियां है वो सभी की सभी, जैसे यहाँ हमने लिखा है आगमन, निगमन या संश्लेषण विश्लेषण, छात्रों ये सब मनोवैज्ञानिक विधियां कहलाती हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये विद्यार्थी केंद्रित होंगी। फिर छात्रों यहाँ लिखा है अन्वेषण विधि। हालांकि अन्वेषण विधि मतलब एक प्रकार की खोज विधि कहलाती है, ये हमने यहाँ लिखा है इसके बारे में। ह्यूरिस्टिक या खोजी अन्वेषण विधि लगभग एक ही, आर्मस्ट्रांग इसके जनक है। मतलब इसमें शिक्षक जो है वो निष्क्रिय रहता है, शिक्षक केवल छात्रों की गतिविधियों को देखता है, बाकी जो इसका मतलब ही होता है ह्यूरिस्टिक का लैटिन भाषा में कि मैं खोजता हूं। और खोजता कौन है, जो भी नियम सूत्र सिद्धांत या जो भी खोजा जाना है वो किसके द्वारा खोजा जाना है, शिक्षार्थी के द्वारा, छात्र के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये शिक्षार्थी केंद्रित है। सेमिनार विधि, सेमिनार के आयोजन होते हैं, आप देखते हो बहुत सारे छात्रों को इकट्ठे करके एक स्थान पर बुलाया जाता है और टीचर केवल उनको आमंत्रित करता है कि स्टेज पर आप आओ, आप अपने विचार व्यक्त करो, आप अपने विचार व्यक्त करो। तो विचार व्यक्त कौन करता है, शिक्षार्थी। तो इसीलिए सेमिनार मेथड भी क्या हो गई, शिक्षार्थी केंद्रित विधि हो गई। दत्त कार्य विधि, छात्रों दत्त कार्य का मतलब होता है कि जो शिक्षक होता है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों को, छात्रों को जो कार्य करने के लिए देता है कि आपको कल ये कार्य करके लाना है, ये प्रोजेक्ट बना के लाना है, ये सूत्र तैयार करके लाना है, या ये इतना लिख कर लाना, कुछ भी। तो जो बच्चों को शिक्षक कार्य करने के लिए देते हैं उसे हम दत्त कार्य कहते हैं। तो दत्त कार्य जब शिक्षक ने दे दिया और यदि वो चेक करने वाला होता है तो बच्चे उसमें सक्रिय रहते, वो दत्त कार्य करके घर से या कहीं से भी बुलाते हैं। जांच पड़ताल विधि, जांच पड़ताल विधि ये भी विद्यार्थी केंद्रित है। जांच पड़ताल विधि, बच्चा खुद जांच पड़ताल करके नियम सिद्धांत सब कुछ सीखता है, खुद सक्रिय रहता है, जांच पड़ताल, समझ रहे होंगे आप। खेल विधियां, हमने यहाँ प्रमुख खेल विधियों के बारे में लिखा है, इनके बारे में अलग से वीडियो हम आपको बता देंगे, कौन माली कहलाता है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे खेल खिलाए जाते हैं, बहुत सारी बातें। तो ये खेल विधियों की छात्रों ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। ये हमने लिखा है, माँ डैडी बिना गार्डन में खेलना अच्छा नहीं लगता, ऐसे याद रख सकते हो। खेलना में गोला लगा लेना, आप लिख लेना ट्रिक। ये खेल विधियां हैं। माँ से क्या बनेगा, मांटेसरी, मेरिया मांटेसरी इसके जनक है। फिर यहाँ डे से बनेगा डेक्रोली, डेक्रोली ओविड डेक्रोली खुद इसके जनक है। फिर यहाँ लिखा है डी से बनेगा डाल्टन, डाल्टन मिस हेलेना पार्खस्ट इसकी जनक है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है बेनेटिका, कार्लटन वासवर्न, हमने एक वीडियो में आपको ये सब बताए हैं तरीका याद करने के, वही तरीका हम लगा रहे तो हमें याद है। फिर यहाँ लिखा है किंडरगार्टन, ठीक है, फ्रावेल। तो इस टाइप से ये खेल विधियां हो गई, आप इनको लिख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। यहां से प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सी खेल विधि नहीं है, ऐसे प्रश्न यहां से आना होते हैं, ठीक है छात्रों। फिर यहाँ लिखा है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण का मतलब होता है कि 8-10 बच्चों की एक टोली या समूह बना दिया जाता है, इस टोली का एक मुखिया बना दिया जाता है, किसी बच्चे को कैप्टन बना दिया जाता है। टीचर पहले उस कैप्टन को सिखा देता है और फिर उस कैप्टन के माध्यम से अन्य सभी शिक्षार्थी सीखते हैं। तो इसमें कौन, जैसे हमने कहा कि कैप्टन बना दिया, तो कैप्टन सिखाता है बच्चों को ज्यादातर, तो ये शिक्षार्थी केंद्रित हो गई, बच्चा ही कहीं ना कहीं सक्रिय है। अभिनय, अभिनय केंद्रित, अभिनय, अभिनय कौन भाई, शिक्षक तो अभिनय करेगा नहीं, वो तो ज्यादा उनको शर्म लगती, शिक्षक बच्चों के सामने अभिनय नहीं करता। अभिनय मतलब एक्टिंग, एक्टिंग करने की जितनी भी विधियां होती है, एक्टिंग कौन कर सकते, बच्चे बहुत अच्छे, एक ही कक्षा में कई प्रकार के कलाकार छात्र बैठे होते हैं, आप समझ रहे, तो अभिनय शिक्षार्थी केंद्रित हो गई। विज्ञान क्लब, छात्रों जो विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं, जो विज्ञान का अध्ययन कर रहे होते हैं, उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं जिनको हम विज्ञान क्लब कहते हैं, और छात्र ही छात्र की मदद करके विज्ञान क्लबों में एक दूसरे
को अधिगम करवाते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। तो ये इस प्रकार से विज्ञान के लिए हो गई। पाठ्य पुस्तक, भाई पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थियों के यहाँ पुस्तकों होती हैं, विद्यार्थियों के यहाँ वो खुद पुस्तकों को पढ़कर सीख रहे होते हैं। शिक्षक तो केवल मुख्य मुख्य व्याख्यान या मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो ये समझ गए होंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक भी विद्यार्थी केंद्रित हो गई। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों को रट लेते हैं, अच्छे तरीके से सीख लेते हैं या तैयारी कर लेते हैं, समझ रहे होंगे। वार्तालाप, विचार विमर्श या परिचर्चा विधि, तो ये वार्तालाप, विचार विमर्श या परिचर्चा विधि में क्या होता है, बच्चे खुद आपस में चर्चा इसमें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को साझा कर रहे होते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को हल बच्चे ही कर रहे होते हैं, शिक्षार्थी कर रहे होते हैं। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हो गई। फिर छात्रों यहाँ लिखा है आगमन और निगमन विधियां। ये हालांकि आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, गणित शिक्षण, ये बहुत अच्छी विधियां हैं। छात्रों जल्दी से हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि जैसे आगमन विधि है तो इसमें होता क्या है, हम इसके एक सूत्र से, एक ट्रैक से पूरा बता देंगे कि सरल से कठिन की ओर के, ज्ञात से अज्ञात की ओर के, बड़ी कक्षाओं में के छोटी, सब अभी हाल आप इतना समझ जाओ। जो आगमन विधि होती है छात्रों, मुख्यतः ये ऐसी विधि होती है कि आगमन विधि में शिक्षक छात्रों के सामने कुछ प्रश्न करता है और सभी प्रश्न एक ही प्रकार के होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी एक कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं। 2-3 प्रश्नों को हम आपको बोल के बता रहे हैं। जैसे मान के चलो, आगमन विधि के बारे में बता रहे, समझ लेना। जैसे मान के चलो शिक्षक आता है, कहता है किसी छात्र से पेन ऊपर फेंको। अब छात्र पेन ऊपर फेंक देता है, पेन नीचे गिरता है। फिर कहता है बॉल ऊपर फेंको, बॉल भी ऊपर फेंकता है, नीचे गिर जाती है। फिर कहता है कि पुस्तक या छड़ी ऊपर फेंको, छड़ी ऊपर फेंकता है, वो भी नीचे गिरती है। कहता है तुम खुद ऊपर कूदो, वो कूदता है पर वो भी नीचे गिरता है। बाद में मतलब ये सभी एक से एग्जाम्पल हो गए ना सभी। अब शिक्षक के दिमाग में क्या चल रहा है हम आपको बता रहे हैं। अब धीरे धीरे से बच्चे खुद ही समझने लगते हैं कि सर किसी भी चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं वो तो नीचे ही गिर रही है। तो फिर जाके शिक्षक जो है वो बच्चों को बताता है कि छात्रों, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। प्रत्येक ऊपर की ओर फेंकी हुई जो चीज होती है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा जमीन पर गिरने का प्रयास करती है। पृथ्वी में जो आकर्षण बल होता है उसको वो खींच लेती है अपनी तरफ। तो यहां से आप गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत या नियम की ओर बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये उदाहरण दिए और फिर हम नियम पे आ गए। ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम बच्चों को बता सकते। या दूसरा एग्जाम्पल हम कहें कि आप अलग अलग त्रिभुज बना के दो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बच्चों से कहो कि इसके तीनों कोण नापो और उनको जोड़ो। तो बच्चे सही सही नापेंगे, जोड़ेंगे, कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का उसका तो 180 आ रहा। कहेंगे दूसरा वाला त्रिभुज बना देगा टीचर, न्यून कोण त्रिभुज बना देगा। कहेंगे कि अब इसके तीनों कोणों का योग निकालो। फिर बच्चे निकालेंगे, सर 180 आ रहा। फिर वो अधिक कोण त्रिभुज बना देगा टीचर, कहेगा इसके तीनों कोणों को नापो और फिर उसको जोड़ो, तो भी 180 आएगा। बच्चे समझने लगे कि सर किसी प्रकार का भी आप त्रिभुज दे रहे हो, तीनों कोणों का योग तो 180 ही आ रहा। तो फिर यहां से फिर ये पहले उसने एक से उदाहरण दिए हैं शिक्षक ने, और फिर शिक्षक उदाहरण देके फिर नियम बताता है कि बेटा क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये नियम है। मतलब उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है। कौन सी विधि में? आगमन विधि में, ठीक। जबकि निगमन विधि में ऐसा नहीं होता है। निगमन विधि में सूत्र, फार्मूला जो होता है वो पहले बता दिया जाता है, बच्चे केवल इसमें मान रख के हल कर लेते। एक आध दिन बहुत अच्छे तरीके से हम अंतर आपको बताएंगे। तो ये इनमें ज्यादातर सक्रिय कौन है? शिक्षार्थी ही है। बच्चे ही काम कर रहे, उसने तो कह दिया त्रिभुज बना दिया, कहेंगे जोड़ो, तो बच्चे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अपन समझ जाएंगे कि ये विद्यार्थी केंद्रित है। फिर छात्रों यहां लिखा है संश्लेषण और विश्लेषण। यहां संश्लेषण का मतलब होता है छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी समस्याओं को, पाठ के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देना, ये कहलाता है संश्लेषण। जैसे हम साइकिल के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ जोड़ के हम एक साइकिल बता देंगे। फिर विश्लेषण का मतलब होता है कि यहां हम कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों को जोड़ना, यहां होता है बड़ी बड़ी बातों को तोड़ते जाना। पाठ के बड़े हिस्सों को, बड़े टॉपिक को कई कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना, फिर उनको तैयार करना धीरे धीरे, ये कहलाता है छात्रों विश्लेषण विधि। इनमें भी अंतर हम अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से 12-12, 15-15 अंतर यहां से आपको समझा देंगे। इनसे कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाए जा सकते हैं ये आपको सब बता देंगे।
आगे देखते हैं छात्रों। तो यहां हमने पूरी विधियां नहीं लिखी हैं, आप समझ लेना। ये शिक्षक केंद्रित विधियों को छोड़ के जितनी भी विधियां होती हैं, जिनके खासकर आपको जनक पता है कि इस विधि का जनक ये है, तो आप समझ लेना कि वो विद्यार्थी केंद्रित ही होगी, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उस विधि को बनाया गया है। और मनोवैज्ञानिक हमेशा तभी तो वो मनोवैज्ञानिक है क्योंकि वो विद्यार्थी के मन की बातों को जानते हैं बहुत अच्छे से, उनको बाल केंद्र शिक्षा का ज्ञान है। तो आप समझ लेना कि जितनी विधियों के जनक वगैरह ये हमें पता होते हैं, और वो विधि यदि आपको ऑप्शन में कभी आ जाए तो आप विद्यार्थी केंद्रित विधियों में उसे टिक लगाना। आगे देखते हैं छात्रों, यहां लिखा है तकनीकी आधारित विधियां। और जब हम आपको प्राचीन विधियां, प्राचीनतम विधियां और नवीनतम विधियां बताएंगे, तो ये जो होती हैं तकनीकी आधारित विधियां जो होती हैं, जो प्रौद्योगिकी पर आधारित होती हैं, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं छात्रों, ये सभी की सभी विधियां नवीनतम में आ जाती हैं। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना। और नवीनतम में जैसे कैसे आ जाती है, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, एपीस्कोप, एपिडायस्कोप, प्रोजेक्टर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन ऐप जो अपन आजकल पढ़ने लगे, इन सबके माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, वो सभी की सभी विधियां या तो नवीनतम विधियों में आ जाती हैं, नवीनतम, आधुनिकतम, या फिर तकनीकी के आधार पर आ जाती है छात्रों। इसमें क्या होता है, पहले आप इस परिभाषा को समझ लो। यहां हमने एक परिभाषा लिखी है, प्रविधि। छात्रों, प्रविधि क्या कहलाती है कि ऐसी तकनीक को हम प्रविधि कहते हैं जिसमें किसी विधि की सहायता ली गई हो, किसी विधि की सहायता ली गई। जैसे कंप्यूटर से शिक्षा देना, तो इसमें हमने कंप्यूटर की सहायता ली है, विधियां तो वही रहेंगी लेकिन कंप्यूटर की सहायता ली। तो कंप्यूटर से शिक्षा देना, या मोबाइल से शिक्षा देना, या लैपटॉप या जूम ऐप से बच्चों को पढ़ाना, ये प्रविधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, तकनीकी आधारित शिक्षण विधियों में, इसमें जो अंतःक्रिया होती है, ये जो उपकरण है, जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की कोई भी कैमरे वगैरह है, तो इसमें जो अंतःक्रिया होती है वो उपकरण और विद्यार्थी के बीच होती है। यहां शिक्षक का योगदान नहीं रहता नवीनतम विधियों में। ठीक है। जैसे ये कभी प्रश्न पूछा गया था, वहीं से उठाया हमने, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। कंप्यूटर आधारित जितनी भी शिक्षा पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी चल रही है, इसको हम CAI कहते हैं, कंप्यूटर अप्लाइड इंटरेक्शन। कंप्यूटर अप्लाइड इंटरेक्शन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। और छात्रों, जो हमने आपको अभी अंतरिक्ष वाले चैप्टर में बताया था कि जो एजुसेट के माध्यम से, एजुसेट एक उपग्रह का नाम है, भारत सरकार द्वारा 2004 में इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए कई भाषाओं में, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शिक्षकों तक, बच्चों तक, शिक्षकों तक, समाज तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए 2004 में पूरे वर्ल्ड का प्रथम एजुकेशन उपग्रह स्थापित किया गया था, जिसको एजुसेट कहते हैं।